आज क्राइम सीन रिविजिट में हम जिस केस की बात करने जा रहे हैं वो केस क्राइम के इतिहास में, क्राइम जगत में, क्राइम की दुनिया में बेहद जघन्य और क्रूर अपराध के नाम से जाना जाता है। आप समझ रहे होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ, और जो लोग नहीं समझ रहे हैं हमारे साथी, मैं बता दूं, इस वक्त हम मंदिर मार्ग पे मौजूद हैं। मंदिर मार्ग वो इलाका जहाँ पे इस क्रूर मर्डर केस की शुरुआत हुई थी, और वो क्राइम सीन इसी मंदिर मार्ग पर था। फ्लैट नंबर A8, मंदिर मार्ग कॉलोनी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नैना साहनी मर्डर केस की, जो सबसे क्रूर मर्डर कहलाया, जिसे तंदूर कांड के नाम से आज भी जाना जाता है। अब आप जानना चाह रहे होंगे, आपने कहानियां सुनी होंगी, आपने किस्से पढ़े होंगे कि ये जो पूरा का पूरा क्राइम का सीन था, वो हम इसलिए आपको यहाँ लेके आए कि यहाँ से क्राइम सीन की शुरुआत होती है। ये वो जगह है जहाँ पे फ्लैट में नैना साहनी का कत्ल किया गया। उसके बाद वो कत्ल यहाँ कैसे हुआ, मैं इस क्राइम सीन से पहले आपको वो बताऊंगा। उसके बाद सिलसिलेवार आगे क्राइम सीन पे दिखाते रहेंगे कहाँ कहाँ क्या हुआ। ये वो क्राइम सीन है जहाँ पे फ्लैट नंबर A8 में नैना साहनी 2 जुलाई 1995 की बात है, वो अपने घर में मौजूद थी। वक्त रात के 8, साढ़े 8, 9 के आसपास रहा होगा। तब अचानक से उस घर में पति पत्नी यानी नैना साहनी और सुशील शर्मा, जो कांग्रेस के नेता थे, यूथ कांग्रेस के नेता थे, उनके बीच में एक आर्गुमेंट शुरू हुआ एक फोन कॉल को लेके, और जिसके बाद दोनों में झगड़ा बढ़ता गया, और झगड़ा इस कदर बढ़ा कि सुशील शर्मा ने अपनी लाइसेंस पिस्तौल से गोली चला दी, और नैना साहनी के सर में 2 गोली लगी। एक गोली उनके गले पे लगी और एक गोली दीवार पे लगी, और नैना साहनी का इन फ्लैट के अंदर कत्ल हो गया। कत्ल के बाद सुशील शर्मा को अब उनकी लाश, वो समझ नहीं पाए, एक झगड़े में अचानक फिट ऑफ रेज में कत्ल हुआ। अब उसको मकसद ये था कि आखिर यहाँ से जो लाश घर में पड़ी है, एक महिला की लाश, उसको यहाँ से हटाया कैसे जाए, यहाँ से उसको ठिकाने कैसे लगाया जाए। तो ये एक बड़ी चीज थी। पहले छोटी सी संक्षेप में ये बता दूं आपको कि ये कत्ल हुआ क्यों था। दरअसल नैना साहनी और सुशील शर्मा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, उन्होंने शादी कर ली और साथ में रहते थे। सुशील शर्मा को शक था कि नैना साहनी मतलूब करीम नाम के एक शख्स से बातचीत करती हैं, उससे उनके घनिष्ठ संबंध हैं, जिसका शक सुशील शर्मा को था। 2 जुलाई की रात भी सुशील शर्मा जब आए, नैना साहनी किसी पे लैंडलाइन से बात कर रही थी और अचानक उन्होंने फोन रख दिया। सुशील शर्मा ने वो फोन उनसे पूछा कि आखिर किससे बात कर रही थी, तो नैना साहनी ने बताया कि वो रॉन्ग नंबर डायल था, रॉन्ग नंबर कॉल था। फिर सुशील शर्मा ने उस नंबर को रिडायल किया, और रिडायल किया तो उधर से मतलूब करीम ने फोन उठाया। मतलूब करीम भी सुशील शर्मा का जानने वाला था, वो भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, नैना साहनी भी कांग्रेस से जुड़ी हुई थी, ये कॉमन फ्रेंड भी थे। तो सुशील शर्मा समझ गया कि नैना साहनी झूठ बोल रही है, और यही वजह थी कि दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ, और मतलूब करीम को लेकर ये झगड़ा इतना बढ़ा, हॉट आर्गुमेंट्स हुए कि सुशील शर्मा ने नैना साहनी को गोली मार दी। अब कमरे में लाश पड़ी थी। सुशील शर्मा की समझ में नहीं आ रहा था, पसीने पसीने, बदहाल बेहाल, कि आखिर इस लाश को अब क्या करें, कहाँ ले जाएं। खून चारों तरफ फैला हुआ था, पूरे कमरे में खून ही खून। फिर सुशील शर्मा ने यह फैसला किया कि किसी तरह इस लाश को पहले इस घर से निकाला जाए। लिहाजा सुशील शर्मा ने सबसे पहले पॉलिथीन का एक बैग लिया, उस बैग में नैना साहनी की लाश को लपेट लिया, और लाश को, अब वो मौका देख रहे थे कि किसी तरह थोड़ा सन्नाटा हो तो लाश को घर से निकालकर कार में रखा जा सके, और उसके बाद कहीं ले जाके ठिकाने लगा दिया जाए। अब लाश तैयार लपेट के पैक कर ली गई। जैसे ही थोड़ा सन्नाटा हुआ, सुशील शर्मा ने उस नैना साहनी की लाश का जो बंडल है उसको खींचते हुए
अपनी कार तक लाए। इनके पास मारुति 800 कार हुआ करती थी, उस कार की डिग्गी में लाश को रख दिया। अब लाश कार के अंदर थी, यहां से लाश को निकाल लिया गया था। सोसाइटी की पार्किंग में आके कार की डिग्गी में लाश रख दी गई थी। अब सुशील शर्मा ये सोच रहा था कि पत्नी की लाश को कहाँ ले जाया जाए। अब यहां से ये लाश सुशील शर्मा कहाँ लेकर गया, कहाँ ले जाकर फेंका, या कहाँ ले जाकर उसको जलाया, कैसे जलाया, ये सारी कहानी मैं आपको सिलसिलेवार बताता चलूंगा। लेकिन हम अगले पड़ाव पे चलते हैं कि आखिर लाश यहां से नैना साहनी की सुशील शर्मा कहाँ लेकर गया। रात का वक्त था, नैना साहनी की लाश सुशील शर्मा की कार की डिग्गी में रखी हुई थी और कार इसी तरह आईटीओ की तरफ बढ़ रही थी। वक्त का फर्क है, वक्त चूंकि रात का था, मैं आपको दिन में क्राइम सीन पे ले जा रहा हूँ। वजह यह है कि रात के वक्त अगर मैं आपको वहां ले जाता तो शायद चीजें साफ दिखाई नजर नहीं आती। यही वजह थी कि फैसला मैंने किया कि दिन में मैं उसको विजिट करूंगा। अब कार चल रही थी, लाश डिग्गी में रखी हुई थी। सुशील शर्मा हैरान परेशान, उलझन में, पसीने पसीने कि अब क्या करूं इस लाश का। कत्ल तो हो गया, लेकिन लाश को कहीं तो ठिकाने लगाना होगा। लिहाजा वो मंदिर मार्ग अपने आवास से, अपने घर से आईटीओ की तरफ बढ़ रहा था। हम भी आईटीओ की तरफ बढ़ रहे हैं। आईटीओ चौराहा जो दिल्ली का बड़ा मशहूर चौराहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुशील शर्मा आखिर आईटीओ की तरफ अपनी कार क्यों ले जा रहा था, अपनी मारुति कार को आईटीओ की तरफ क्यों ले जा रहा था। सुशील आईटीओ की तरफ इसलिए जा रहा था कि वो मौके की फिराक में था कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां पे लाश को ठिकाने लगाया जाए। आईटीओ से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, यमुना शुरू हो जाता है, यमुना ब्रिज शुरू हो जाता है और उस पुल पे लंबा पुल है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वहां पे। इस दौरान सुशील शर्मा के दिमाग में लगातार बहुत सारी चीजें चल रही थी, बहुत से सवाल कौंध रहे थे, जिसका बाद में उसने जेल से रिहा होने के बाद खुलासा भी किया कि उसको नहीं पता था कि अचानक कैसे हो गया ये। गुस्से में पत्नी का कत्ल हो गया, उसने गोली चला दी। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो चुका था, तब उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि आखिर उसने क्या कर दिया है। खून ही खून, लाश, दिल्ली जैसा शहर, देश की राजधानी, और कार में एक शख्स लाश लेके इधर से उधर घूम रहा है। सोचिए, ये कहानी रोंगटे खड़े करने वाली है। मैं आपको फिर बता दूं कि इस क्राइम की दुनिया में इसको सबसे क्रूर, विभत्स केस करार दिया है, मर्डर का। तो अब कार बढ़ चली थी यमुना नदी की तरफ। सुशील को इस बात का यकीन था कि वो इस लाश को धीरे से यमुना में ठिकाने लगा देगा ब्रिज के ऊपर से, और उसके बाद घर की सफाई जस्ट कर देगा। और जैसा कि हर कत्ल करने वाला मुल्जिम ये सोचता है कि अपने निकलने के रास्ते, अपने कत्ल करने के बाद उससे बाहर निकलने के रास्ते, उससे बचने के रास्ते ढूंढता है। सुशील शर्मा ने भी वही रास्ता अपनाने की कोशिश की थी कि लाश को नदी में फेंक दिया जाएगा और उसके बाद वो फरार हो जाएगा। हो सकता है लाश मिले ना मिले, अभी तक उसने इतना सोचा नहीं था। और चूंकि केस ऐसा था कि जो अचानक हुआ था, फिट ऑफ रेज में हुआ था। आई मीन, फिट ऑफ रेज, गुस्से में किसी भी तरह का क्राइम हो जाना, ये कहलाता है। तो जाहिर है कि अब उसकी कार बढ़ती जा रही थी यमुना ब्रिज की तरफ बहुत तेजी के साथ। हाँ, और यमुना ब्रिज पे चल के हम आपको दिखाएंगे कि अब क्या
कैसा है यमुना ब्रिज और तब कैसा हुआ करता था। आइए चलिए मेरे साथ। अब सुशील शर्मा की कार करीब करीब यमुना ब्रिज के पास पहुंच चुकी थी और उसको इस बात की तलाश थी, वो इस फिराक में था कि किसी भी तरह उसको मौका मिल जाए और यमुना के पुल के किनारे अपनी गाड़ी खड़ी कर दे और गाड़ी खड़ी करने के बाद नैना साहनी की लाश को यमुना नदी में बहा दे, फेंक दे। और लेकिन वक्त चूंकि ज्यादा नहीं हुआ था, लिहाजा यमुना पे बहुत ट्रैफिक था, क्योंकि ये वो पुल है जो ट्रांस यमुना और दिल्ली को एक दूसरे से जोड़ता है। अब उसने पहला एक चक्कर लगाया और देखा अपने बाएं साइड में यमुना ब्रिज कि यहाँ मौका मिल जाए गाड़ी खड़ी करने का और यहाँ से हम लाश को यमुना में फेंक दें। लेकिन जब भी वो उसने गाड़ी यहाँ रोकी, आसपास से गाड़ियां गुजर रही थीं। अगर बैग निकालता जिसमें लाश थी नैना साहनी की, तो लोग देख सकते थे, पकड़ा जाने का डर था। लिहाजा पहले चक्कर में उसने ये फैसला छोड़ दिया और अब वो दूसरी तरफ जाने लगा, यानी यमुना नदी के दूसरे छोर पे जो उसके राइट साइड में था, कि हो सकता है उधर मौका मिल जाए और ट्रैफिक कम हो, जिससे कि लाश को नदी में फेंका जा सके। ये लगातार 2 चक्कर लगाता रहा, परेशान हाल, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। इस लाश का कहीं चेकिंग हो सकती है, पुलिस की चेकिंग में पकड़े जा सकते हैं, तो उससे पहले उसको था कि लाश। लेकिन जब यमुना के वो 2 चक्कर उसने लगा लिए, तो उसके बाद भी मौका नहीं मिला। ट्रैफिक लगातार था, लोग आ जा रहे थे। तो यहीं से सुशील शर्मा ने अपना प्लान चेंज कर दिया, लाश को नदी में फेंकने का प्लान चेंज कर दिया और अब वो प्लान बी की तरफ बढ़ने लगा। प्लान बी मतलब लाश को कहीं और ठिकाने लगाया जाए। अब उसके दिमाग में एक बात ये आ चुकी थी तब तक कि लाश को ऐसे ठिकाना लगाया जाए कि लाश किसी को मिले ही ना। तो लाश मिले ना, लाश के अंश ना मिले, उसके बॉडी के पार्ट्स तक ना मिले, यानी सबूत को सिरे से खत्म कर दिया जाए। अब सुशील शर्मा उस साजिश की तरफ बढ़ चुका था। अब रात के करीब 10 बज चुके थे और सुशील शर्मा अपनी मारुति कार लेकर इसी जगह पे पहुंच गया था। ये जगह आप देख सकते हैं, करीब 25 साल बाद बहुत बदल चुकी है। यहाँ पे पहले अशोक यात्री निवास हुआ करता था, जिसमें एक बगिया रेस्टोरेंट हुआ करता था। अब यहाँ पे एक होटल बन गया है, 5 स्टार होटल तैयार हो गया है बनके उसी जगह पे जहाँ पे बगिया रेस्टोरेंट हुआ करता था। इस बगिया रेस्टोरेंट को जो कि सुशील शर्मा ही चलाया करता था और इसलिए वो अपने रेस्टोरेंट पे नैना साहनी की लाश लेके पहुंचा और उसका इरादा ये था कि लाश को किसी भी तरह यहाँ पे नष्ट कर दिया जाए, सबूत मिटा दिए जाएं। अब लाश को कैसे जलाया जाए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा तंदूर था और जो बगिया रेस्टोरेंट का मैनेजर था केशव, वो यहाँ मौजूद था जब सुशील शर्मा आया। सुशील शर्मा ने मैनेजर से कहा कि ये पूरा रेस्टोरेंट खाली करवा लो और स्टाफ को भी पैसे दे दो, जाके खाना खा ले, यहाँ कोई अब खाना नहीं खाएगा। तो केशव ने आनंद फानन में रेस्टोरेंट को खाली करा लिया और रेस्टोरेंट खाली होने के बाद अब शुरू हुआ साजिश का सबसे खतरनाक पहलू, सबसे खूंखार पहलू, कि इन सुशील शर्मा ने बताया केशव को कि उसके हाथ से उसकी पत्नी का मर्डर हो गया है और अब लाश को किसी न किसी तरह जल्दी से जलाना है, खत्म करना है। केशव भी घबरा गया। दोनों ने नैना साहनी की लाश को कार से निकाला और तंदूर में डाल दिया। तंदूर में आग थी, लेकिन इतनी तेज अंगारे नहीं थे कि वो इतनी जल्दी
लाश जो है वो राख में बदल जाती। लिहाजा 4 स्लैब बड़े वाले जो बटर के होते हैं वो लाए गए, बटर के स्लैब तंदूर में डाल दिए गए लाश के ऊपर, और अचानक से जो लपटें थी आग की वो बहुत तेज उठने लगी, बहुत ऊंची उठने लगी, और तंदूर के ऊपर एक पंडाल सा लगा हुआ था तो वहां तक लपटें जाने लगी। इसी दौरान जब इस पूरे इलाके में लौ उठने लगी तो आसपास कुछ लोगों ने शोर किया और कि आग लग गई बगिया में। तो नजीर कुंजू करके जो यहाँ का बीट कांस्टेबल था वो गुजर रहा था, उसने जाके देखा कि बहुत लौ उठ रही हैं। तो केशव ने उससे पहले तो टरका दिया कि नहीं वो हम इसमें मटन का है वो फ्राई कर रहे हैं, वो उसको भून रहे हैं मटन। बहरहाल वो चला गया, लेकिन लौ थोड़ी देर बाद और उठने लगी तो उसको कुछ शक हुआ, तो उसने एक होमगार्ड को अपने साथ लिया और अंदर गया। जब अंदर गया तो उसे शक हुआ क्योंकि बटर और इंसानी मांस के जलने की एक अजीब सी स्मेल पूरे इलाके में यहाँ आ रही थी। तो वहां पे इन्होंने देखा जब झांक के कि उस तंदूर में बकरे का नहीं बल्कि हाथ पैर इंसानी नजर आ रहे हैं, और जो लाश थी वो बुरी तरह जल चुकी है। वो कांस्टेबल घबरा गया, उसने पीसीआर कॉल किया, पुलिस आ गई। जब तक पुलिस आई उतनी देर में सुशील शर्मा यहाँ से भाग चुका था। पुलिस ने केशव को गिरफ्तार कर लिया। केशव की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ हुई तो उसने इतना बताया कि हाँ सुशील शर्मा के बारे में कि वो ऐसे ऐसे इतने बजे आए थे, मुझसे कहा मेरा कोई इसमें रोल नहीं है। ये सुशील शर्मा ने जलाई है, वही लेके आया था। मैं किसकी थी? मैं उसके यहाँ नौकरी करता था सिर्फ। नहीं, किसकी बॉडी थी? अब ये तो उसके अंदर बंद थी, पोल्ट्री के अंदर बंद थी। आपने शक्ल नहीं देखी? नहीं, शक्ल नहीं देखी मैंने, मगर वो कई बार उसके आदमी बताते थे कि उसकी नैना शर्मा की। अब पुलिस के साथ चूंकि सुशील शर्मा गायब हो चुका था, पुलिस के पास नैना साहनी की लाश थी। अब पुलिस को दरअसल सुशील शर्मा को किसी भी तरह गिरफ्तार करना था। सुशील शर्मा यहाँ से बेंगलोर भाग गया था, वहां पे अग्रिम जमानत की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान 10 जुलाई 1995 को सुशील शर्मा सरेंडर करना चाहता था। पुलिस ने बेंगलोर से सुशील को गिरफ्तार कर लिया। सुशील की गिरफ्तारी के बाद ये पूरी कहानी सामने आई। उसने सारी बातें फिर पुलिस को पूछताछ में बताई कि उसने कैसे कत्ल हुआ, उससे कैसे गोली चली, उसने कैसे गोली चलाई, उसके बाद लाश को कैसे जलाने की कोशिश की। अब पुलिस के पास 2 चीजें थी कि पुलिस को पहले तो लाश का आइडेंटिफिकेशन करना था, क्योंकि लाश की हालत बहुत खराब हो चुकी थी जलने की वजह से। तो उस जमाने में सोचिए 1995 में 2 बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेंसिक टेस्ट कराए दिल्ली पुलिस ने। जो मैक्सवेल परेरा थे, जो यहाँ के कमिश्नर हुआ करते थे, वो अपने उसमें बताते हैं अपने इंटरव्यूज में कि जो डीएनए का टेस्ट हुआ ये पहचानने के लिए कि ये किसकी लाश है, और स्कल का फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हुआ कि उसके आइडेंटिफिकेशन फेस के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैदराबाद के लैब में कराए पुलिस ने, और इस केस में 26 दिन के अंदर पुलिस ने अपनी चार्जशीट फाइल कर दी। चार्जशीट फाइल होने के बाद ये हो गया कि इस शख्स ने कत्ल किया, सबके बयान दर्ज किए, केस चलने लगा। और जब ये दिल्ली की कोर्ट में केस चल रहा था और 1995 के बाद 2003 में सारे बयान, सारे सबूतों के आधार पर दिल्ली की सेशन कोर्ट ने इस केस में सुशील शर्मा को मौत की फांसी की सजा सुनाई, और ये हुआ कि अब सुशील शर्मा को फांसी दी जाएगी। जबकि केशव को को-एक्यूज बनाया गया था सबूत मिटाने के लिए और कॉन्स्पिरेसी का दोषी बताया गया था, और बाद में उसको भी जमानत मिल गई थी इस केस में। अब केस ये पहुंच चुका था दिल्ली की हाई कोर्ट में, और दिल्ली की हाई कोर्ट में जब 2003 में सेशन कोर्ट ने फैसला दिया, 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने फांसी की सजा बरकरार रखी और कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, ऐसा ब्रूटल केस नहीं देखा गया, नहीं सुना गया, इस वजह से इसमें फांसी की सजा बरकरार रखी जाती है। अब ये केस अगली अदालत में जाना था, जैसा कि हर केस में ज्यादातर मामलों में जाता है, तो ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें सुनी और ये कहा कि ये चूंकि मामला फिट ऑफ रेज में हुआ है, अचानक गुस्से में हुआ है, गुस्से में किया गया कत्ल है, लिहाजा इस केस को हम
रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं मानते हैं और इस केस में सुशील शर्मा की सजा को सजाए मौत की जगह उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया जाता है। अब उम्र कैद की सजा में ये मामला तब्दील हो चुका था। अब चूंकि 2017 का वक्त आ गया और सुशील शर्मा ने अपनी एप्लीकेशन लगाई और कोर्ट को बोला कि मैं तो ऑलरेडी करीब 20 साल की सजा काट चुका हूं इस पूरे मामले में, और सजा के मामले में ये भी होता है कि जेल में आप जितने दिन छुट्टियों पे रहते हैं, जितने दिन आपकी छुट्टियां होती हैं, वो छुट्टियां भी आपकी काउंट होती है। तो वो छुट्टी मिला के करीब सुशील शर्मा की सजा 23 साल की होती थी और उसके बाद बीच में सुशील को पैरोल पे छोड़ा गया और उसके बाद सुशील को इस मामले से सजा पूरी होने की वजह से जेल से रिहा कर दिया गया। ये ऐसा मामला था जो अपने आप में बहुत ही ब्रूटल और क्राइम की हिस्ट्री में बेहद क्रूर क्राइम इसको कहा गया, बहुत ही ब्रूटल क्राइम कहा गया कत्ल का ये मामला। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा इस कत्ल के मामले में, चूंकि ये केस फिट ऑफ रेज में हुआ है और दूसरा सुशील शर्मा का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, इस वजह से उनकी सजा पूरी हो गई है, उनको अब जेल से रिहा कर देना चाहिए। और 2018 में सुशील शर्मा जेल से इस केस में रिहा हो गए। तो कुल मिलाकर ये इतना कहा जा सकता है कि ये इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं माना गया, फिट ऑफ रेज में किया गया कत्ल माना गया, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तस्दीक की। और जब एक बीच में जेल से रिहा होने के बाद सुशील शर्मा मीडिया से, खासकर हम लोगों से रूबरू हुए तो उन्होंने ज़रूर कहा कि अब वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, उनसे कैसे हो गया ये क्राइम, वो अब उस बारे में बात नहीं करना चाहते, उस बारे में नहीं सोचना चाहते। लेकिन अपने आप में ये मामला बेहद चौंकाने वाला था, बहुत ख़तरनाक था और बहुत ज़बरदस्त दिल्ली पुलिस का इन्वेस्टिगेशन इस केस में सामने आया। और ये वो जगह थी जहाँ पे आके इस केस ने अपनी एक ऐसी पहचान बनाई जिसे लोग सुनकर, ऐसा भी कहा जाता है कि कई मामलों में कई साल तक इस केस को सुनने के बाद लोग तंदूर के नाम से घबरा जाते थे। तंदूर में बनी हुई चीज़ों को खाने से भी लोगों में डर पैदा हो गया था। इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको अलग अलग क्राइम सीन पे लेके जाऊंगा, आपसे रूबरू होऊंगा, आपसे बातचीत करूंगा। आपकी राय, आपके सुझाव हमें मिलते रहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उसके हिसाब से और भी चीज़ें आपके सामने लेकर आएँ और आप अपने सुझाव हमें भेजते रहें क्राइम तक पर, हमें इंतज़ार रहेगा। हम फिर हाजिर होंगे और एक नए क्राइम सीन पर आपको लेकर चलेंगे, एक नई स्टोरी के साथ, एक नई कहानी, उस क्राइम सीन की पूरी सिलसिलेवार तफसील से कहानी बताएंगे और आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। अपनी राय मशवरा हमें ज़रूर भेजते रहिएगा।